हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ तीन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ कि क्या आपको अभी मार्केट सर्कमस्टांसेस देखते हुए स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि अगर करना चाहिए तो एसआईपी करें, लमसम करें, स्टॉक्स में निवेश करें डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, किस तरीके से निवेश करना चाहिए और क्या कुछ अच्छी सेंसिबल सेफ बेट्स हैं, तो उन स्टॉक्स के नाम भी मैं डिस्कस करूंगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अधिकतर लोग डिस्कस नहीं करते कि आपने ये वीडियो सुन के या कोई और वीडियो सुन के खरीद तो लिया माल, लेकिन आप बेचना कब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इन तीनों मुद्दों को मैं जोड़ता हुआ इकट्ठे एक तरीके से प्रेजेंट करूंगा, तो आपको खुद एनालिसिस करना आ जाएगा, खुद अपनी पोजीशंस बिल्ड करना आ जाएगा, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करते हैं कि क्या अभी अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट में निवेश का या नहीं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको तीन सिंपल चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको मार्केट को जज करना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से, फिर आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे और फिर आपको टेक्निकल समझने पड़ेंगे। अब मैंने इतनी बातें बोल दी, अब लोगों को लगेगा कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, आप आराम से सुनो, 2 मिनट में मैं आपको ये पूरी चीज़ समझा देता हूँ, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैक्रो क्या होता है। तो मैक्रो जैसे आपने सुना होगा कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जब हुआ था तो मार्केट काफ़ी गिरने लगा। क्यों? क्योंकि वो एक मैक्रो इशू था। सिमिलरली जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई की प्रॉब्लम आई, दुनिया में सब जगह महंगाई चल रही थी, तो भारत में भी वो प्रॉब्लम आई, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत गिर गया। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से भी मार्केट काफ़ी गिर गया था। तो क्या ये मैक्रो प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो किस हद तक एग्जिस्ट करती हैं और उसका क्या इंपैक्ट रहेगा स्टॉक मार्केट पे। तो यहाँ पे सिंपल सा समझने वाला मुद्दा ये निकल के आता है कि देखिए, जो फ्यूचर में मैक्रो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो हम एंटिसिपेट तो कर नहीं सकते। अब कल को चाइना के साथ किसी का कुछ पंगा वंगा हो जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो उससे मैक्रोस बिगड़ सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल स्थिति देखते हुए अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। तो इन्फ्लेशन कूल ऑफ होना मतलब कि इन्फ्लेशन नीचे आना। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज या इवन भारत में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो क्या महंगाई का मुद्दा सॉल्व हो गया? एक्चुअली ऑन पेपर तो सॉल्व हो गया है और स्टॉक मार्केट में भी वो रिफ्लेक्ट होने लग गया है, वो एक अलग चर्चा हो जाएगी। लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे हमें मान लेना चाहिए कि देखो यार, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, तो पहला मैक्रो मुद्दा तो सॉल्व है। दूसरा मुद्दा आता है इंटरेस्ट रेट का। तो इंटरेस्ट रेट होता है ब्याज दरें। जैसे आपने अभी खुद नोटिस करा होगा कि अभी आप जो ईएमआई भर रहे हो अपने हाउसिंग लोन पे, बहुत ज़्यादा आपका पैसा लग रहा होगा क्योंकि आपकी होम लोन की दरें जो हैं वो बढ़ गई। अब ऐसा हुआ क्यों? उसका सिंपल सा जवाब आता है कि यार जो बेस रेट होता है अगर उसको बढ़ा दो तो होम लोन की दरें भी बढ़ जाएंगी, पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ और इसकी वजह से क्या होने लग गया कि मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आने लग गया था। तो अभी हुआ क्या है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, एंड मैं यहाँ पे चार्ट भी लगा देता हूँ, यहाँ पे आप इंडिया का इंटरेस्ट रेट देख सकते हो और यूएस का इंटरेस्ट रेट देख सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि हो ये रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक कर गया है। पीक करने का मतलब क्या होता है? पीक करने का मतलब ये होता है कि भाई एकदम ऊंचाई पे पहुंच चुका है, बिल्कुल इसके बाद भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल सिचुएशन देखते हुए आरबीआई भी ये कह रहा है कि देखो हम मॉनिटर करेंगे। अभी हमने ब्रेक लगा दिए, हम इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा अभी हाल फिलहाल तो नहीं बढ़ा रहे हैं। पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज़ में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े हैं, जो एक अच्छा इंडिकेशन है, जो ये दर्शाता है कि जो इंटरेस्ट रेट भारत में है वो पीक कर गया है। अब अगर पीक कर गया है तो आगे चल के क्या होने वाला है? आगे चल के ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही स्टॉक मार्केट रैली करेगा। रैली करना मतलब ऊपर बढ़ना। तो ऐसा कुछ होने वाला है। कब होगा? अब हो सकता है अगले 3 महीने में हो जाए, हो सकता है अगले 6 महीने में हो जाए, हो सकता है अगले 1 साल में हो। इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव जो मेजर इश्यूज चल रहे थे दुनिया में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट फॉल आया था, एटलीस्ट वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला की मेजर पॉइंट। अब आता है दूसरा की मेजर पॉइंट कि भाई फंडामेंटल्स क्या दर्शाते हैं। फंडामेंटल्स मतलब एक तरीके से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कि क्या उनको लगता है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। वो टेक्निकल्स के हिसाब से भी जज करेंगे, वो फंडामेंटल्स के हिसाब से भी जज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला समझने वाला पॉइंट ये आता है कि मार्केट में 3 तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं विदेशी पार्टिसिपेंट, जिनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हो गए आपकी म्यूचुअल फंड कंपनियां वगैरह, जिनको DIIs बोलते हैं। और फाइनली हो गए रिटेल निवेशक, यानी खुदरा निवेशक, छोटे निवेशक, आपकी और मेरी तरह, जो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। तो अब हो ये रहा है कि FII का
अगर आप बाइंग पैटर्न देखोगे, एंड मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ, आप देख लेना, खुद भी आप एनालाइज कर सकते हो, तो पिछले 3 महीने में ये थोड़े से बुलिश हो गए हैं। आप देख सकते हो कि इनकी बाइंग आ रही है क्वाइट हेवीली। तो ये एक तरीके से मार्केट सेंटिमेंट टर्न अराउंड है एफआईआईज का। सिमिलरली कुछ हो रहा है डीआईआईज का आप देखोगे कि यार वो नेगेटिव में है। मैं उसका आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो समझने वाला मुद्दा ये आता है कि डीआईआईज जो है वो अभी रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ कैश पे बैठे हैं, तो कैश पे बैठने का मतलब क्या हुआ कि उनके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है जो डिप्लॉय होगा स्टॉक मार्केट में, और जब वो खरीदेंगे तो अपने एग्जिस्टिंग लेवल से जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाएंगे। क्योंकि आपको सिंपल सा एक सवाल खुद से पूछना है कि यार स्टॉक ऊपर क्यों बढ़ता है। स्टॉक इसलिए ऊपर बढ़ता है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, एक तरीके से सेंटिमेंट ऊपर जाते हैं। वरना मैक्रोज कितनी भी अच्छे हो, टेक्निकल्स कितनी भी अच्छे हो, लेकिन अगर बाइंग नहीं आ रही है फंडामेंटल लेवल पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट ये 2 मुद्दे समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा मुद्दा ये आता है कि रिटेल जो होता है वो तो देखो भेड़ चाल पे चलता है कि अगर एफआईआई खरीद रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं, फिर उनको लगता है कि अब बस छूटने वाली है तो दौड़ पड़ेंगे, बहुत सारा माल खरीद लेंगे। तो ये तो एकदम लास्ट रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे भी रिटेल निवेशक के सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हुए आ रहे हैं। तो इवन फ्रॉम अ फंडामेंटल व्यू पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक सवाल ये बहुत आता है कि यार वैल्यूएशन हो सकता है बहुत ज्यादा हो अभी भारत के मार्केट में, तो इसमें एक रेशियो आता है जिसको बोलते हैं वॉरेन बफेट रेशियो और बफेट रेशियो। तो इसमें वॉरेन बफेट ने एक रेशियो दिया था जिसको बोलते हैं मार्केट कैप रेशियो टू जीडीपी, मार्केट कैप टू जीडीपी। तो अगर ये रेशियो मान लो 1 से ऊपर होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ये इंडिकेटर है, ये ऐसे कोई एब्सोल्यूट कोरिलेशन नहीं होता। और अगर जीडीपी जो है वो 1 से नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड होता है। अब समझने वाला कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हमने बताया ये होता है डेवलप्ड मार्केट्स के लिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि ये जो यूएस की इकोनॉमी है वो क्या है, वो मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इकोनॉमी है। भारत की 50-60% जो इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इकोनॉमी है। तो भारत में ये रेशियो परफेक्टली काम नहीं करता, लेकिन अगर आप इसका मोटा मोटा एब्सोल्यूट एनालिसिस करोगे भारत को देखते हुए ही, तो उसमें ये निकल के आता है कि मार्केट कैप टू जीडीपी ऐसा कोई वाकई नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। अब इसके बारे में प्रोबेबली मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल आप मान लो कि वैल्यूएशन के हिसाब से, इन्वेस्टर सेंटिमेंट के हिसाब से, मैक्रोज के हिसाब से ऐसी कोई प्रॉब्लम खास नहीं हो रही है। तीसरा और फाइनल मुद्दा आता है टेक्निकल, और ये सुन के आपको मजा आ जाएगा तो मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे ले चलता हूं और समझाता हूं कि अभी बहुत अच्छा टाइम क्यों है। तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे ले चलता हूं निफ्टी 50 के, जो भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं, और पिछले 2-2.5 साल का डेटा करीब करीब देखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि 18,600 पे था ये अक्टूबर ऑफ 21 में। अब हो गए कितने महीने, अब हो गए करीब करीब 20 मंथ्स, राइट। एंड निफ्टी ने ओवरऑल रिटर्न कितना दिया है उसने 0। ओके, सो ये क्या हो गया है, ये हो गया मैसिव टाइम करेक्शन। ये तो हो गया पहला टेक्निकल पॉइंट। दूसरा टेक्निकल पॉइंट आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन, राइट, एंड नीचे वाली को बोलते हैं सपोर्ट लाइन। तो इसमें निफ्टी ने बार बार टच किया कि यहाँ तक गया, फिर टच करा, फिर नीचे आया, फिर से टच करा, ऑलमोस्ट टच करा, फिर ऑलमोस्ट टच करा, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे टच करा, ऑलमोस्ट यहाँ पे टच करा, वगैरह वगैरह। और आप देखोगे कि ऐसा 7-8 बार हो चुका है, राइट। तो टेक्निकल में एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिक सा कि अगर इफ द रेजिस्टेंस लाइन इज टेस्टेड ओवर एंड ओवर अगेन देन इट इज लाइकली टू बी ब्रोकन। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल बार बार टेस्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आगे चल के हो क्या सकता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में कि ये रही आपकी रेजिस्टेंस लाइन। अभी आगे चल के होने की संभावना ये है, संभावना प्लीज़ नोटिस करिएगा, ऐसी गारंटी नहीं होती, संभावना ही होती है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे उम्मीद ये है कि यार ये ऐसे ऊपर जाएगा, हो सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी ये सपोर्ट में तब्दील हो जाएगी, राइट, एंड ये सपोर्ट आगे चल के टूट भी सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अभी संभावना ये दिखती है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ब्रेक होगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि आप मार्केट को मैक्रो इकोनॉमिकली देख लो, आप फंडामेंटली देख लो, आप टेक्निकली देख लो, अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट का। तो अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा कि चलो अच्छा मौका तो है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन अब करें कहाँ और किस फॉर्म में करें। तो मैं अभी आपको ये फटाफट समझा देता हूँ, आपको इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके बहुत पैसे सेव होंगे। अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है तो कृपया करके लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं बहुत सारी चीजें इंटर रिलेट करके बताता हूँ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली समझा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है एट द बैक एंड ये सब चीजें पढ़ने में, समझाने में, तो कृपया करके सपोर्ट करें। तो चलिए दूसरे मुद्दे की बात करते हैं और एक एक करके अपन क्लैरिटी गेन करते हैं इस टॉपिक पे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस फॉर्म में करना चाहिए। तो आपके पास बेसिकली 2 ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के, या तो आप SIP चला लो या फिर आप लमसम कर लो, राइट, लमसम कर लो। अब लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, राइट, कि यार
SIP करें या लमसम करें, तो मैं फटाफट बता देता हूँ SIP होता क्या है जो एकदम न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो SIP का मतलब होता है कि मान लो आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है और आपको कट कुटा के सब कुछ बचा बुचा के आप 10,000 रुपये महीना स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो। चाहे आप वो म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, चाहे आप वो डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे हो, लेकिन आप एक तारीख पिक कर लेते हो कि यार हर 3rd तारीख को मैं जाके अपने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में निवेश कर दूंगा इन 2-3 फंडों में या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद के। तो वो सिस्टम हो गया SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम होता है कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप बहुत टाइम से जमा करते चले जा रहे हो अपना पैसा। आपने सोचा कि यार अब तो मार्केट अब क्या ही नीचे जाएगा, जाके मैं लगा देता हूँ 10 लाख। अगर मान लो मैंने यहाँ पे बॉटम पकड़ लिया और यहाँ पे 10 लाख लगा दिए और फिर मार्केट बढ़ गया तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। तो ये 2 मेथड होते हैं। अब सवाल आता है कि यार आपको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। अब देखिए इसमें अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको डेटा वेटा दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर लेना आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से ये होता है कि जब अगर आपको लगता है संभावना कि बुल रन आने वाली है, बुल रन मतलब कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको एटलीस्ट अच्छा खासा पैसा आपका मार्केट में लगा होना चाहिए। क्योंकि एज रिटेल निवेशक हम पैसा कब कमाते हैं? हम पैसा तभी कमाते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। हम क्योंकि मोस्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वगैरह में तो ट्रेड करते नहीं है, तो हम ऊपर जाते हुए मार्केट में पैसा कमाएंगे। तो अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो मार्केट में तो आपको अच्छा लमसम लगा देना चाहिए। कहाँ पे लगाना चाहिए वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जनरली बुलिश हो मार्केट में और आपको लग रहा है कि यार देखो 2 साल का टाइम करेक्शन हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डेटा अक्टूबर 21 से अभी तक का है कि 20 महीने 0% रिटर्न, राइट। सो इस समय क्या होने की संभावना ज़्यादा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा 10-15% से, कि मार्केट ऊपर बढ़ने के 10-15% से ज़्यादा चांसेस हैं। ये एनालिसिस आपको करनी है। ये एनालिसिस आप सुनिए बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव, और जो भी आपको ठीक लगे आप अपना रैशनल एनालिसिस यूज़ करते हुए सोच सकते हो कि आपको लमसम पोजीशन बनानी है कि SIP पोजीशन बनानी है। मैं अभी हाल फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं तो बहुत लमसम लगा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं ऑलमोस्ट 95% इन्वेस्टेड हूँ मार्केट में। मैं पूरी कमेंट्री देता भी रहता हूँ मेंबर यूट्यूब कम्युनिटी पे। तो अगर आपको ठीक लगे, आप थोड़ा बहुत पैसा निवेश कर रहे हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो वो चीज़ ज्वाइन करना। तो मैं तो अभी हाल फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब आएगा पॉइंट कि यार लमसम करना तो बहुत गलत बात होती है, आपको तो SIP करते रहनी चाहिए। अब देखिए इसमें अलग अलग थॉट प्रोसेस है एंड मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मार्केट टाइमिंग के कॉन्सेप्ट पे। ये बर्कशायर हैथवे का डेटा है। बर्कशायर हैथवे वो संस्था है जो वॉरेन बफेट चलाते हैं। एंड एक पॉइंट पे ये था, कब का डेटा, ये था दिसंबर ऑफ 21, तो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिसंबर का डेटा। इसमें $88 बिलियन पे वॉरेन बफेट जी के पास थे, $88 बिलियन कैश। और अभी हाल फिलहाल उनके पास कितना है, $26 बिलियन। तो उनने कितने पैसे लगा दिए मार्केट में? उनने करीब 60-61 बिलियन डॉलर्स लगा दिए मार्केट में। और अपनी लोएस्ट कैश पोजीशन पे वो अभी हाल फिलहाल बैठे हुए हैं, क्योंकि आप पिछले 5 सालों में एटलीस्ट ऑलमोस्ट यहाँ थी उनकी ये पोजीशन एंड अब वापस जाके यहाँ पे हो चुकी है। तो बेसिकली उनका पैसा लग चुका है मार्केट में। तो अगर उनने इतना पैसा लगाया मार्केट में तो सोच समझ के लगाया होगा। उनने SIP करी कि उनने लमसम करा? वेल, उन्होंने मोस्ट लाइकली लमसम ही किया है, राइट। इतनी ज़्यादा कैश पोजीशन फटाफट नीचे लेके आना इज़ नॉट दैट ईजी एंड उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट्स ही करें, जो भी उन्होंने स्टॉक्स पिक करे होंगे तो वो भी एक लमसम निवेश कर रहे हैं। मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी लमसम पैसा लगाना चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखो बड़े निवेशक भी मार्केट टाइमिंग और मार्केट अपॉर्चुनिटी समझ के पैसा लगाते हैं। अब ऐसा करना जरूरी क्यों है, तो मैं उसका एग्जांपल आपको ले चलता हूं म्यूचुअल फंड्स में। क्योंकि हम लोग अधिकतर पैसा अपना SIP में किस फॉर्म में लगाते हैं? म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं जाके। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूं एंड आपको उससे खुद क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा मार्केट मॉल देखते हुए जैसा अभी है उसमें आपको डायरेक्ट स्टॉक ज़्यादा खरीदने चाहिए। म्यूचुअल फंड स्पेशली ब्लू चिप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स बहुत कम खरीदने चाहिए। अब मैं डेटा आपको दिखा सकता हूँ, उसमें 100% दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये स्टडी हुई थी एंड ये 1, 3 और 5 ईयर्स के होराइजन पे हुई थी, राइट। एंड इसमें अपन कोई भी ईयर पिक कर सकते हो, क्योंकि हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं स्कीम का। जैसे मान लो आपने फलाना डीम का स्मॉल कैप फंड में कुछ 10,000 रुपये डाल दिए, राइट। उसका एक बेंचमार्क होगा, तो अगर मार्केट नीचे है तो उसका बेंचमार्क भी नीचे चला जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर है तो बेंचमार्क का रिटर्न भी ऊपर चला जाएगा। तो बहुत ही फेयर कंपैरिजन है यहाँ पे। तो डेटा क्या हमें बताता है? डेटा हमें सिंपल सा ये बताता है कि अगर आप लार्ज कैप में आपने निवेश करा होता, लार्ज कैप एक्टिवली ट्रेडेड फंड में, तो मात्र 31% ऐसे फंड थे जिन्होंने 1 साल के रिटर्न अगर आप देखो तो इंडेक्स को बीट करा था। तो ऑलमोस्ट 70% फंडों ने कुछ भी नहीं किया, राइट, नहीं बीट कर पाए इंडेक्स को। और मात्र 11% फंड ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट करा। इसमें मुझे
श्योरिटी नहीं है कि इसमें इन्होंने कमीशन इंक्लूड करें कि नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं करे हैं, जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है, अगर वो नहीं कराए तो ये रिटर्न और भी ज़्यादा गिर जाएगा। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मार्केट में आपको बहुत क्लियर कट अपॉर्चुनिटी दिख रही हो और आपका व्यू पॉइंट ये हो कि यार मेरे को तो ब्लू चिप में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता जाता हूँ, कृपया मत करिएगा। डेटा तो हमें कुछ और ही कहानी बताता है। ऑन टॉप ऑफ दिस आपका एक्सपेंस रेशियो वगैरह वगैरह फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई खास फायदा हो रहा हो यहाँ से। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि आपने कभी बीट किया है, आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के खिलाफ कुछ बोल रहे हो। नहीं भाई साहब, मैं कुछ खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ किसी के। और ये रहा मेरा इस साल का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिटर्न, जिसने मोस्टली मैनेजर्स को बीट करा है, क्योंकि मैंने आपको डेटा अभी दिखाया था कि पिछले 20 महीने में कितना % रिटर्न दिया निफ्टी ने, 0%। मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 8-9% के गेन पे, काफ़ी हेल्दी गेन पे है मार्केट सर्कमस्टांस देखते हुए। तो मैंने बेंचमार्क को कितने से बीट किया है? मैंने काफ़ी हाई अमाउंट से बीट करा है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए लम सम इन्वेस्टमेंट करोगे सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आपका रिटर्न बहुत आराम से बनेगा। तो अब सवाल आता है कि अच्छा, आपने ये सब तो बोल दिया, अपना रिटर्न भी 8-9% बना लिया, अब हमें बताओ कि हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाके देखो, आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनका भारत में वेट क्या है। वेट का मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का वेट है करीब 12%। सिमिलरली HDFC बैंक का 8-9% है, कोटक बैंक का एक अच्छा खासा वेट है, इन्फोसिस TCS का अच्छा खासा वेट है। तो ये क्या हो गए? ये हो गई हैवी वेट निफ्टी कंपनीज, राइट। क्योंकि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है इस पॉइंट से, तो इन कंपनियों को तो बढ़ना पड़ेगा। तो आप आराम से, अगर आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं, एंड मैं आपको एक ही स्ट्रैटेजी अभी बता रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा ये देखना है कि यार अक्टूबर 21 में जो निफ्टी था वो था 18,600 पे, अभी चल रहा है जून 23 और निफ्टी वापस आ गया है 18,600 पे। तो ये जो हैवी वेट स्टॉक्स थे, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही इस दौरान? तो मैं आपको रफ नंबर्स बता देता हूं, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते क्योंकि मार्केट रोज ऊपर नीचे चढ़ता बैठता है। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। तो अगर आप इन्फोसिस का देखोगे तो यस, 2021 में जो इन्फोसिस का लेवल चलता था और जो अभी इन्फोसिस का लेवल चलता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वो चल रहा है -30%। सिमिलरली अगर आप एशियन पेंट्स का देखोगे तो वो चल रहा है करीब -12%। सिमिलरली अगर आप TCS का देखोगे तो वो चल रहा है करीब -18%, राइट, -18%। इसके अलावा अगर आप कुछ और अच्छी कंपनी देखोगे, फॉर एग्जाम्पल कोटक, अगर आप देखोगे कोटक बैंक, तो वो चल रहा है -18-20% के आसपास, राइट। ये मैं रफ नंबर कोट कर रहा हूँ, आप इसको एक बार डबल चेक कर लेना। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि क्या ये मैंने आपको रद्दी कंपनियां बताई? शॉर्ट आंसर इज दो, ये यार अच्छी कंपनियां हैं, हैवी वेट निफ्टी कंपनियां हैं। सिमिलरली अगर रिलायंस अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है -10-12% पे अपने ये 2021 के लेवल से, अगर आप अभी लेवल कंपीट करोगे तो। मैं फंडामेंटल पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी चल रहा है मार्केट 18,600 पे, और अगर मार्केट को मान लो 19,000 पे जाना है, राइट, 19,000 पे, तो क्या आपको लगता है कि जो मैंने आपको स्टॉक्स की लिस्ट बताई थी वो ऊपर नहीं बढ़ेंगे इस पॉइंट से? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 19,000 19,500 पे निफ्टी पहुंचे और जो 4-5 हैवी वेट्स हैं जिनका मैंने आपको नाम अभी गिनाया वो रिटर्न ना दें। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर निफ्टी ऊपर जाएगा नहीं। निफ्टी जाएगा ही ऊपर इसलिए क्योंकि जो उसकी वेटेड एवरेज कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ आएगी। तो अभी आप नॉर्मल लॉजिक यूज़ करते बताओ कि इनमें एटलीस्ट इन स्टॉक्स में अच्छी बल्क अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अब आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखते हुए, अपना पोर्टफोलियो देखते हुए, आपको जहाँ पे भी निवेश करना है आप कर सकते। मेरे को पर्सनली स्पीकिंग, मेरे को IT कंपनीज पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा बैकर नहीं रहा IT कंपनीज का। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट करेगी, तो इसलिए मैं पर्सनली इन्फोसिस TCS नहीं खरीद रहा हूँ। मैंने निफ्टी IT खरीद लिया। निफ्टी IT किस फॉर्म में खरीदा? ETF के फॉर्म में खरीदा। आप आराम से जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पे जाके आप ETF की फॉर्म में खरीद सकते हो। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपना पोर्टफोलियो समझते हुए, अपना विजन समझते हुए इन्वेस्ट करने का। अब चलते हैं फाइनल मुद्दे की तरफ कि अक्षत आपने अच्छे स्टॉक्स तो बता दिए, अब ये भी बता दो कि बेचने का में ये स्टॉक्स, राइट। अभी से हमें आइडिया होना चाहिए कि भाई हम निकल कर सकते हैं इन स्टॉक्स पे। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी पे अगर आप चैनल बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके का निकल के आएगा चैनल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे आपने देखा कि यार निफ्टी यहाँ तक गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। अब हो सकता है ये ऊपर जाए फिर नीचे गिर जाए, फिर हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे गिर जाए, वगैरह वगैरह। तो इस चैनल के फॉलो होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। तो अभी आपको मार्केट सिचुएशन देखते हुए क्या करना चाहिए? क्या ये आपका सेलिंग पॉइंट है या बाइंग पॉइंट है? क्योंकि हम तो यहाँ पे हैं।
एक्चुअली अभी ये न्यूट्रल पॉइंट है एक तरीके से, हमें पता नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट रिलेट करना है जो मैंने आपको पहले इनिशियली टेक्निकल कॉन्सेप्ट बताया था कि रेजिस्टेंस पॉइंट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन। तो हो सकता है, बहुत अच्छी संभावना है कि यहाँ से सीधा निकल जाए, राइट, जो निफ्टी है ऊपर ब्रेक करता हुआ निकल जाए और ये सपोर्ट बन जाए, तो फिर एक नए तरीके का चैनल बनेगा। तो आपको उस चैनल को फॉलो करते हुए बेट्स लेनी है कि आपको बेचना है मार्केट में कि नहीं बेचना। अभी हाल फिलहाल अगर आपका व्यू पॉइंट ये है कि यार देखो निफ्टी की पीक आ गई है एंड अभी वो गिरेगा, तो एक बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट निकल के आ जाता है उस पर्सपेक्टिव से, तो आप कंसिडर कर सकते हो बेचना, कुछ अपने स्टॉक्स जो बेकार के पड़े हुए हैं उनको निकालना। लेकिन अगर आप डिस्काउंटेड स्टॉक्स खरीदोगे जो मैंने बताया और आपका अनुमान ये है कि यार निफ्टी 1900 साढ़े 1900 हज़ार के आसपास पहुंचेगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ेगा, ऊपर जाएगा एंड वहाँ पे आपको कोई अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो आप उस तरीके से चैनल को फॉलो करते हुए रोटेट कर सकते हो। ये चैनल फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आप एक इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने अभी हाल ही में एक इंग्लिश वीडियो बनाया था जिसमें मैंने AMC कंपनीज के जो स्टॉक हैं उसमें चैनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई थी, तो आप वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक चेक भी कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी मैंने स्टॉक्स बताए उसमें आप चैनल ट्रेडिंग लगाओ, निफ्टी 50 पे आप चैनल ट्रेडिंग लगाओ और लमसम बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, बिल्कुल बनती है। और कृपया करके जो अगर आपको लार्ज कैप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं तो मत खरीदो, कोई फायदा नहीं है खास, आपका सिर्फ कमीशन कटेगा और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि भाई एक्सपर्ट आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के देते हैं, बेंचमार्क भी बीट नहीं करते, तो क्यों अपना पैसा ज़बरदस्ती आप लोग उड़ा रहे हो। मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड लाइक बटन ज़रूर दबा देना। बहुत सारे लोगों तक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, जो भी मैंने बातें करी बहुत लॉजिक डेटा बैक बातें करी हैं। हो सकता है आपको मज़ा आया हो, अगर आया है तो डेफिनेटली वो दूसरा वीडियो ज़रूर चेक करना, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इंडिविजुअल स्टॉक्स में पोजीशन बिल्ड करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ और मैं आप थोड़ा रेगुलरली बनाऊंगा हिंदी चैनल पे भी वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून।